नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में। हमने जो है हिंदी के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी और हिंदी के विकास की बात कर रहे थे। फिर हमने बताया था हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, ठीक है। उसका विभाजन के बारे में हमने बताया था आप लोगों से। और विभाजन में हमने बताया था कि 4 तरीके से विभाजन हुआ है। आदिकाल कहा गया है, उसके बाद भक्तिकाल कहा गया है, फिर रीतिकाल कहा गया, फिर आधुनिक काल कहा गया। आधुनिक काल में भी बहुत सारे जो है और जोड़े गए हैं, काल जोड़े गए हैं, ठीक है। प्रगतिवादी युग हुआ, भारतीय युग हुआ, तमाम सारी चीज़ें जोड़ी, उन पर चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। और अभी हम लोग आदिकाल पे चर्चा कर रहे थे। आदिकाल पे हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो आदिकाल में हमने आपको बताया था कि क्या है आदिकाल, ठीक है। कौन कौन लोग थे आदिकाल के अंदर, ठीक है। उनके कवियों के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। आदिकाल के बारे में बताया था कब से कब तक होता है आदिकाल, आदिकाल में हुआ क्या था, कौन कौन से साहित्य प्रस्तुत किए गए थे आदिकाल के अंदर। और उन साहित्य के बारे में चर्चा करते हुए उन कवियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात है, किसी भी तरीके की कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं आती है। बहुत सारे शिक्षकगण हमारे जो है ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं, बेहतर प्रयास है उनका, हम उनके प्रयास को जो है नहीं नकार रहे हैं। लेकिन ट्रिक्स जो होती हैं वो चंद समय के लिए होती हैं, थोड़ा सा देर के लिए याद रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। कोशिश ये करिए कि आप लोग मूल पढ़िए, ठीक है। जो मूल है वो मूल पढ़िए। और अभी हम एक्चुअली अभी जो एग्ज़ाम रिसेंटली लगे हुए हैं उनको फोकस करके वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए वीडियो हम छोटे भी बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल के रचनाकार। देखिए, आदिकाल के रचनाकारों में सर्वप्रथम हम चर्चा कर रहे हैं अमीर खुसरो साहब की। अमीर खुसरो जो है एक जो है सूफी संत थे, कवि थे और संगीतकार भी थे ये, ठीक है। बहुत सारी विधाओं से लिप्त थे ये। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनका जो पूरा नाम है वो अबुल हसन यमनुद्दीन अमीर खुसरो था, ठीक है। अबुल हसन यमनुद्दीन अमीर खुसरो पूरा नाम था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम, तो यही दे दीजिएगा अबुल हसन यमीनुद्दीन, ठीक है। या फिर ये पूरा दे दीजिएगा अबुल हसन यमनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो, तो ये सारी चीज़ें दे दें। इनका जन्म जो है पटियाली नामक गाँव में कासगंज, कासगंज समझते कहाँ पर है? कासगंज जो है एटा है उत्तर प्रदेश में, ठीक। एटा जो है उत्तर प्रदेश में है और वहीं पर कासगंज है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने यहाँ पे जो है मेंशन नहीं की है, मेंशन किए दे रहा हूँ कि 8 राजा, ठीक है, 8 राजा कहाँ के? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं का काल इन्होंने देखा। यानी ये 8 राजाओं के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी के थे। जलालुद्दीन खिलजी का जब वध किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपने दरबार में रख लिया था। और सबसे लास्ट में जो है आपके तुगलक तक थे ये। तुगलक के आखिरी जो है इन्होंने जो कार्यकाल देखा था वो तुगलक का देखा था। बलबन के समय से अपने जीवन की शुरुआत की। स्टार्टिंग सबसे पहले सुल्तान कौन थे? बलबन थे, ठीक है। और बलबन के समय से अपने जीवन की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। जलालुद्दीन इनको रखे हुए थे, लेकिन दरबारी कवि का इनको जो है वो नहीं दिया था, महत्व नहीं दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इनको दरबारी कवि रखा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पहले कवि और खड़ी बोली के सबसे पहले कवि, यानी खड़ी बोली का प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया सबसे पहले। किसने? अमीर खुसरो साहब ने। और हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतिनिधित्व इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही किया था, ठीक है। अमीर खुसरो की रचनाएं जो हैं पहेलिया, आशिका, खालिकबारी, हालात ए कन्हैया, नजराना-ए हिंद, ठीक है। महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा? ये हालात ए कन्हैया और हालात ए कन्हैया, ये ध्यान दीजिएगा। हालात ए कन्हैया, नजराना-ए हिंद, आशिका, खालिकबारी, पहेलियां ध्यान हो जाएंगी, ठीक है। किसी भी तरीके की हमने बताया कि ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिएगा, बस आप पढ़ते रहिए, याद आ जाएगा। आप ये सोचिए ना कि आप अपने घर का रास्ता क्यों नहीं भूल जाते। इसलिए नहीं भूल जाते ना कि आप बार बार उधर से निकलते हैं, ठीक है। या आप किसी के घर का रास्ता, जिसे आप बहुत ज़्यादा स्नेह करते हो, उसके घर का रास्ता क्यों नहीं भूल जाते? उसके घर का रास्ता आपको इसलिए याद रहता है क्योंकि आप बार बार उसका पूरा मन आप वहीं पे लगा देते हैं, इसलिए उसको याद रहता है। तो जिस दिन आप पूरा मन इसमें लगा देंगे, अपनी पढ़ाई में लगा देंगे, उस दिन सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। तो हमने आपको बताया कि अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहेलिया है, आशिका है, खालिकबारी है, हालात-ए कन्हैया है, नजराना-ए हिंद है, ठीक है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर तूती-ए हिंद भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपके उसमें आ जाए, चाहे तूती-ए हिंद आ जाता है, तोता-ए हिंद आ जाए, तो अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। अब
नेक्स्ट जो आदिकाल के कवि हैं चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई के बारे में सब लोग जानते हैं कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने चर्चा की। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो शायद कहीं भी क्या बहुत कम मिलती है, और वो इनकी रचना है कौन सी? पद्मावती। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पद्मावती चंद्रबरदाई ने लिखी हुई है, और आपकी जो पद्मावत है वो लिखी है जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, रायबरेली वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, और पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य था, ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टिक कर लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। फिर से हम चर्चा किए दे रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो नामक इन्होंने जो है महाकाव्य लिखा था, और हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो था, और पद्मावती नाम की एक रचना इन्होंने लिखी थी, ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात। और एक चीज बता दें, बहुत फेमस है पृथ्वीराज चौहान के लिए, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जब बंदी बना लिए गए थे और उनको जो है दिल्ली के सुल्तान ने पकड़ रखा था ठीक है, जब दिल्ली के सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी ने पकड़ रखा था उनको, तो उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से कहा कि सुना है आपके जो महाराज हैं, आपके जो राजा हैं यानी पृथ्वीराज चौहान, वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं। शब्द भेदी बाण में ये होता है कि आंखों पे पट्टी बंधी हो और सामने वाला बोल दे तो वहां तक बाण चला जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे चलाते हैं, हमको भी बताओ। तब चंद्रबरदाई ने एक कविता कही थी, 4 लाइनें मैं सुना रहा हूँ आपको, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। उन्होंने बताया था कि 4 बांस है, 24 गज है और 8 अंगुल उसका प्रमाण है, और उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, चूको मत चौहान अब मार दो। तो ऐसा इतिहास में पाया जाता है, लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान ने उस बाण उसको सुन के बाण चला दिया, और जब घंटा बजा तो बाण चला दिया, और बाण चलाते ही सुल्तान ऊपर से नीचे धराशायी हो गया था। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। मुझे लगता है सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको, और कुछ भी छूटने न पाए, इसलिए मैं इसकी एक बार फिर से चर्चा किए दे रहा हूँ कि अमीर खुसरो, पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था, जन्मस्थान पटियाली कासगंज एटा है, उत्तर प्रदेश। बलबन के समय से इन्होंने अपने जीवन काल की शुरुआत की थी, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे मुख्य रूप से, और तुगलक तक थे। मतलब ये कहा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने 7 या 8 बादशाहों, 8 कहीं कहीं पर मिलता है और कहीं कहीं पर 7 मिलता है, 7 बादशाहों का, दिल्ली सल्तनत के 7 बादशाहों का कार्यकाल देखा था, और उनके कार्यकाल में ये रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले कवि, खड़ी बोली के पहले कवि, कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, पहेलियाँ, आशिका, खालिकवारी, हालाताए कन्हैया, नजरानाए हिंद, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, और तोताए हिंद के नाम से इनको फेमस किया था। और एक चीज़ जान लो, इन्होंने हिंदी, हिंदवी, फारसी, इन भाषाओं में कविता लिखी है। हिंदी के बहुत प्रेमी कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है, चंद्रबरदाई के बारे में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वीर गाथा काल कौन? आदिकाल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। रासो साहित्य में अगर जो कुछ भी है, पहला महाकाव्य कौन है, तो वो है आपका पृथ्वीराज रासो, और पद्मावती नाम की इन्होंने एक रचना की थी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, अगली चर्चा कर लेते हैं। अगले हैं ये विद्यापति। ये मूलतः संस्कृत के कवि हैं, हिंदी में भी इन्होंने लिखी है, पदावली, कीर्तिलता, कृति पताका इन्होंने लिखी, और ये ब्राह्मण परिवार से रिलेशन लगते थे। इनका इतिहास बहुत ज़्यादा जो है नहीं पूछा जाता और नहीं मिलता। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी रचना है? पदावली इन्होंने लिखी, कीर्तिलता इन्होंने लिखी, और कृति पताका इन्होंने लिखी। तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको ध्यान दे लीजिएगा। और पूछे जाते हैं विद्यापति, नरपतनाल। अब नरपतनाल पे आ जाते हैं। नरपतनाल बीसल देव रासो लिखा था, और ये एक प्रेम कथा, राजस्थानी कवि हैं। नरपतनाल के बारे में एक बहुत रोचक कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मालवा के जो राजा थे भोज परमार, ठीक है, उन्होंने अपनी पुत्री, राजमती नाम था उनका, और उनका विवाह जो है सांभर, एक अजमेर के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ के बीसल देव से कर दिया, तय कर दिया उन्होंने कि अब विवाह होना है। बीसल देव राजमती से जो है रूठ गए, उड़ीसा चले गए। गुस्सा आ गए भैया, वही बात हो गई होगी, पति पत्नी में दोनों गुस्सा आ गए, और गुस्सा के वो उड़ीसा चले गए। और राजवती का जो 1 वर्ष तक राजवती को जो है उनके बिना रहना पड़ा। उसी का विरह वर्णन बीसल देव रासो में है।
ठीक है। और जब 1 वर्ष तक वो जो है उनके विरह में रही, उसके बाद जो है भोज अपनी पुत्री को लिवाने के मतलब अपने मायके चली गई, वो अपने नैहर चली गई, अपने पीहर चली गई, वो वापस चली गई राजमती। तो बीसल देव जब 1 वर्ष बाद वापस आए तो वहाँ जाकर राजमती को फिर वापस ले आए और चित्तौड़ में रहने लगे, ठीक है। तो ये कहानी है बीसल देव की, और बीसल देव के इसी कहानी पर, इसी प्रेम पर, प्रेम का जो विरह वर्णन है वो बीसल देव रासो में लिखा गया है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है हमने आपको। देखो याद करने की ये चीजें, ये कहानी अगर जो आप याद कर लेंगे बीसल देव रासो तो आपको याद ही हो जाएगी। ये पूछा भी जाता है कि बीसल देव रासो है क्या, ठीक है, ये कथा है, कविता है, क्या है, तो ये प्रेम कथा है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आते हैं जगनिक पे। जगनिक जो है इन्होंने ये जो है कलिंजर के राजा जो परमार देव थे, परमार देव को परमाल भी कहा जाता है, और परमाल का जो समय है वो हमने यहाँ पे लिख रखा 1165 से 1203 ईस्वी तक है, ठीक है। उनके भाट थे। भाट क्या होते हैं? भाट जो होते हैं मतलब ये जो छीनने वीनने का ये सब काम करते हैं, और जो क्या कहते हैं वहाँ पर जो क्या कहते हैं पहाड़ों में जाकर जो पहाड़ों को खोदने का काम करते हैं, वहाँ से जो है कभी कभी जो हीरे जवाहरात इन लोगों को मिल जाते थे, कभी कभी ये खाने पीने की चीज़ें वहाँ से खोले, तो उनके जो है ये भाट थे। और भाट थे तो बुद्धिजीवी भाट थे, तो इन्होंने जो है एक रचना की परमाल रासो की, परमाल रासो की रचना की थी। परमाल रासो परमार देव राजा थे, इन्हीं के नाम पर रचना की थी। और इस रचना के अंदर मुख्य रूप से जो है महोबा के 2 योद्धा थे, बहुत वीर योद्धा थे, नाम सबने सुना होगा, आल्हा और उदल। उनकी जो है उनकी युद्ध कौशल का, उनकी वीर गाथा का वर्णन परमाल रासो में किया गया है। और सबसे बड़ी चीज बताएं, महोबा का क्या प्रसिद्ध है आप लोगों को पता है? महोबा का पान भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, पूछा जाता है, पान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है महोबा। तो ध्यान रखिएगा, परमाल रासो का जो मूल काव्य है वो लुप्त हो चुका है, वो कहीं प्राप्त नहीं होता है। उसका एक खंड जो है जिसे आल्हा खंड कहा जाता है वो मिलता है, और इसी पर बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पर बुंदेलखंड की जो भाषा है उस बुंदेलखंडी भाषा के अंतर्गत जो है आल्हा काव्य होता है, काव्य पाठ होता है, बहुत प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ पर लोग जो है अपने बेटे बेटियों की शादी या कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई विवाहोत्तर काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सर्वप्रथम जो है आल्हा और उदल को निमंत्रण दिया जाता है, यानी महोबा जाते हैं लोग कार्ड लेकर, उनको जो है निमंत्रण दिया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं हम कि विद्यापति, पदावली, कीर्तिलता और कृतिपताका, 3 इन्होंने रचनाएं लिखी थी, पदावली, कीर्तिलता, कृतिपताका। नरपतनाल बीसल देव रासो, बीसल देव एक प्रेम कथा है, बीसल देव रासो जो है राजस्थानी कवि थे नरपतनाल। जगनिक कलिंजर के राजा परमार देव के जो है भाट थे, ठीक है। परमाल का जो समय था वो 1165 से 1203 तक का। परमाल रासो की रचना इन्होंने की थी जगनिक ने। और महोबा के 2 योद्धा हैं आल्हा और उदल, उनकी वीरगाथा का वर्णन इसके अंतर्गत किया है। दूसरी चीज ये है कि मूल काव्य लुप्त है, मूल काव्य कहीं नहीं मिलता है, उसका एक आल्हा खंड, एक हिस्सा है जो वो मिलता है, उसी पर बुंदेलखंडी काव्य चलता है और बहुत ही सुना जाता है वहाँ पर। कभी आपको मौका मिले तो सुनिएगा जरूर, आल्हा खंड के नाम से या आल्हा डाल के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ हम जो है आपसे विदा लेते हैं। हमारे और आपके चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, और कमेंट में बताते रहिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या क्या सुधार करने चाहिए हमको। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।